गुड मॉर्निंग बच्चों। करते हैं चैप्टर 10 स्टार्ट। ऑलरेडी वैसे स्टार्ट किए हुए हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। और इसमें एक कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट किया डोमेस्टिक टेरिटरी। क्या एक बार रिवाइज कराओगे क्या? हाँ जी। डोमेस्टिक टेरिटरी मींस पॉलिटिकल फ्रंटायर्स ऑफ अ कंट्री। However, it also includes first one is ships and aircraft owned and operated by normal resident of a country between two or more countries. And the second one is fishing vessels, oil and natural gas rigs, and floating platforms operated by normal residents in the of the country in the international water where they have exclusive rights of control. And the third one is embassies, consulate and military establishment of a country. बोलो ना, of a country. हाँ बोलो ना, of, हाँ बोलो ना, of a country located abroad. 3 पॉइंट तो ये हो गए, एक्सेप्ट मतलब वो जो काउंट नहीं होंगे। हाँ, but it does not include first one is embassy, consulate and military establishment of a foreign country located in India, वो नहीं आएंगे। एंड द ऑफिसेज ऑफ, बोलो ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाई विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। WHO, WTO, UNO, तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो है ये नहीं आएंगे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, ठीक है ना। कुछ हुआ? नहीं हुआ? हाँ जी, कुछ कुछ हुआ या बहुत कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ? नहीं हुआ क्या? चलो सुनो बच्चों, सुनो 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 सारे बच्चे सुनो। कितने बच्चों को समझ में आया, कितनों को नहीं आया? समझ में आने वाले कि ना समझ में वाले? अच्छा, चलो ना समझ बता दो कौन है, नादान कौन कौन है। आए छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे। हाँ, ये नालायक वे है जो कल आए नहीं थे। चलो हाथ नीचे करो जल्दी से। सुनो, डोमेस्टिक टेरिटरी बच्चों, अगर आपको ये पता लगाना है कि डोमेस्टिक इनकम कैसे निकालते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले डोमेस्टिक टेरिटरी का पता होना चाहिए, ठीक है ना। जब भी हम नेशनल इनकम निकालेंगे तो नेशनल इनकम को निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है। देखो डोमेस्टिक टेरिटरी, टर्चर नहीं बोल रहा हूँ, टेरिटरी बोल रहा हूँ। टेरिटरी का मतलब होता है, वो कट शॉर्ट में बता रहा हूँ, बाउंड्री, ठीक है ना। अगर आपको चाहिए तो क्लासेस मिल जाएगी आपको, ठीक है, एक बार मैसेज डाल देना। हाँ जी, तो बाउंड्री बेसिकली क्या है? मोदी जी अगर जाके बोले, मैं कल भी बोल रहा था ये बात, मोदी जी अगर कहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जाके बोले, कनाडा में जाके बोले कि तुम्हारी इनकम हमारी, हाँ मान लेंगे क्या वे? राजी हो जाएंगे वे? हाँ बोलो, राजी हो जाएंगे क्या वे? नहीं होंगे। हाँ बोलो ना। लेकिन अगर मोदी जी बोले कि तुम्हारी इनकम भारत की इनकम है, डोमेस्टिक टेरिटरी की इनकम है, भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी की इनकम है, तो माननी पड़ेगी। बोलो ना, बिकॉज हम कहाँ पे लाई कर रहे हैं? हम भारत की बाउंड्री में लाई कर रहे हैं ना। किस में लाई कर रहे हैं? भारत की बाउंड्री में लाई कर रहे हैं। से यस और नो? अच्छा, तो बच्चों आमतौर पर डोमेस्टिक, भाई बातें मत करो, मत कर रहे हो आप, मतलब एक दिन आप आए नहीं और हम आपको रिपीट करा रहे हैं, आप अपनी बातों में लगे हुए हो। करा इसलिए रहे क्योंकि टॉपिक टेक्निकल है, अदरवाइज ना कराते। डोमेस्टिक टेरिटरी, तो ये पॉलिटिकल फ्रंटायर्स होती है। क्या होती है? पॉलिटिकल फ्रंटायर ऑफ अ कंट्री, ठीक है ना। लेकिन अब कुछ चीजें ऐसी है जहां पे डाउट रहेगा। क्या रहेगा? डाउट रहेगा। इसमें जो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री है, ठीक है ना, जहां पे हमारी गवर्नमेंट का कंट्रोल है, वो तो आएगा ही इसमें, लेकिन साथ में कुछ चीजें ऐसी भी आएगी जिसपे डाउट हो सकता है। अब वो डाउट को क्लियर करने के लिए वो यहाँ पे पता है। मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, जब क्लास आप देखोगे तो पूरा पता पड़ जाएगा आपको। फिलहाल मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको। 3 पॉइंट देखो ये क्या लिखे हुए हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी में वो पॉलिटिकल फ्रंटायर तो आएगी हमारी, ठीक है ना, लेकिन साथ में कुछ और चीजें भी आएगी। कुछ और चीजें क्या आएगी उनमें? पहला है बच्चों, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट बिटवीन टू और मोर कंट्री। इसे जान दो अभी क्या लिखा है मैं बता रहा हूँ। मुझे बताओ, वो जो अपना लैंड एरिया है, भारत का जो लैंड एरिया, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? किसी को कोई डाउट है क्या? अगर उस लैंड एरिया के अंदर रह करके कोई भी बंदा इनकम कमा रहा है तो वो तो हमारी इनकम है, मतलब डोमेस्टिक इनकम है। कैसी इनकम है? डोमेस्टिक इनकम है।
लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि अगर कोई बंदा शिप चला रहा है या कोई बंदा एयरक्राफ्ट चला रहा है ना, और वो चला रहा है भारत से लेकर के वो एयरक्राफ्ट या शिप लेके जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया लेके जा रहा है, कनाडा लेके जा रहा है ना, यूएस से जा रहा है, अलग अलग कंट्रीज में जा रहा है, तो कैसे माने कि वो हमारी टेरिटरी की इनकम रहेगी या उनकी टेरिटरी की इनकम रहेगी? वो बोलेंगे माल तो हमारे यहाँ पे लेके आ रहे हो, तो बोलेंगे हमारी इनकम है, हम बोलेंगे जा तो हमारे यहाँ से रहा है तो हमारी इनकम है। तो इस पे क्लैरिफिकेशन है बच्चों। तो इसमें डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर और कौन आएंगे? अगर कोई बंदा शिप चला रहा है, शिप कहाँ पे चलते हैं, और एयरक्राफ्ट, यानी कि लैंड एरिया में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। क्लैरिफिकेशन किस पे आ रहा है कि हमारा अधिकार पानी पे कब तक है, कैसा है, और हवा में कब कैसा कब तक, जी ये सारी चीजें क्लियर हो रही है। तो शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन, यानी कि उनका मालिकाना हक, उनकी टाइटल किसके पास हो, और ऑपरेटेड मतलब मालिक हो और चला रहा हो उससे साथ में। कौन चला रहा हो? नॉर्मल रेसिडेंट। कौन चला रहा हो? अच्छा, मैंने ये नहीं बताया नहीं नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है, क्योंकि अगला टॉपिक हमारा वही है। मुझे ये बताओ, आप और हम नॉर्मल रेसिडेंट, भारत के नॉर्मल रेसिडेंट है या नहीं है? हम आमतौर पर यहीं रहते हैं ना, सारा जितना भी पैसा वैसा खर्ची करना होता है हमें इधर ही करते हैं ना, कमाते इधर से ही है ना, मतलब आपके पापा लोग इधर से कमाते हैं और आपकी फैमिली या आप लोग सब मिल करके इधर ही खर्च करते हो उसे, तो आप आमतौर पर यहीं रहते हो, तो आप नॉर्मल रहते, आप और हम क्या है? नॉर्मल रहते। मैटर ये नहीं करता कि आप रशिया से जापान के बीच में क्या चला रहे हो, शिप चला रहे हो, ठीक है ना, मैटर ये नहीं करता। मैटर ये करता कि चला कौन रहा है, एयर, ठीक है। मैटर ये करता कि चला कौन रहा है। अगर बंदा वो भारत का है ना, फिर चाहे किसी भी कंट्री में चलाए, भारत से जापान के बीच में चलाए, जापान टू रशिया के बीच में चलाए, रशिया टू कनाडा, वहां से यूके, है ना, एंड पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी चलाए, फिर उससे कोई मैटर नहीं करता। बंदा कहाँ का होना चाहिए? नॉर्मल भारत का होना चाहिए। तो किसका पार्ट माना जाएगा? भारत का पार्ट माना जाएगा। किसका पार्ट माना जाएगा? भारत की टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। और मतलब फाइनली बोलूं तो भारत की टेरिटरी ही है ये। समझा क्या आपको? क्लैरिफिकेशन आया ना? हाँ बोलोगे? अच्छा, कल भी मैं बोल रहा था बच्चों कि जनरल रूल क्या होता है? जनरल रूल, न देश देखना है न भेष देखना है, देखना है तो ओनली स्पेस देखना है। तुम इधर बुढ़ाना में रह करके तुमने एक फैक्ट्री लगाई, बताओ डोमेस्टिक टेरिटरी है कि नहीं है? क्योंकि हमने क्या, इस पे जनरल रूल लगेगा। क्या लगेगा? जनरल रूल क्या है? ना देश देखना है, देखना है तो ओनली। फेसबुक ने आके इधर बुढ़ाना में एक ऑफिस चलाया अपना, अभी बोलो, अभी बोलो, रुको रुको, जो बच्चे कल नहीं आए थे वो बोले अभी, यहाँ की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। अरे बेटा कैसी बात करते हो, कर दी ना वो बचकाने वाली बात। हाँ जी, हमने क्या बोला? डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब है था पॉलिटिकल फ्रंटायर। और अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि लैंड एरिया में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। अरे लैंड एरिया तो हमारा ही है ना बेटा, हमारी धरती पे आकर के क्या कर रहे हैं? बिजनेस चालू कर रहे हैं, तो क्या हमारा नहीं, क्या उनका है? क्या हमारा है। और फिर भी चल, कोई भी अगर उसके बाद भी कोई आपको डाउट का कोई स्कोप रह जाता है, तो हमने वो जनरल रूल से पूरा कर दिया ना। क्या बोला भी आपको? ऐसा कोई बच्चों के मन में आ रहा है रिपीट चल रहा है, मत लेके आना बेटा, ठीक है ना। अभी तो अच्छा लग रहा है, अभी तो ऐसा लगेगा कि यार नहीं नहीं रिपीट चल रहा है, फिर बाद में लगेगा बे यार इतना टॉपिक टेक्निकल है, एक दो बार ही करेंगे इसे कवर तो हो जाएगा, कोई बात नहीं है। हाँ जी, मैंने क्या बोला? जनरल रूल, ना देश देखना है ना भेष देखना है, देखना है तो ओनली स्पेस देखना है। ये बताओ, इस पे मत जाओ कि वो फेसबुक है और फेसबुक यूएसए की या कहीं दूसरे उसकी दूसरे स्टेट की कंपनी है, मतलब दूसरे स्टेट से मतलब है ना दूसरी कंट्री से, ठीक है ना, कि दूसरी कंट्री की कंपनी, उस पे कि हमें ये नहीं देखना कि देश नहीं देखना है, देश नहीं देखना है, हमें तो देखना है तो ओनली। ये बताओ हमारे स्पेस में है या नहीं है? बात खत्म है। डोमेस्टिक टेरिटरी है। क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी है। हाँ बोलो ना। लेकिन ये तो जनरल रूल है। क्या है? तीन हमारे स्पेसिफिक केस है। ये बताओ, अगर ये नॉर्मल रेसिडेंट जापान और चाइना के बीच में क्या चला रहा है? शिप और एयरक्राफ्ट चला रहा है, हमारी टेरिटरी से तो कोई मतलब नहीं है। नॉर्मली ऊपर ऊपर से देखो, शिप कहाँ पे चला रहा है? तो किसके बीच में? रशिया कनाडा, जो भी आप बोलो। हाँ बोलो ना, तुम बोलो कि भारत का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैंने अभी बोला बच्चों, तीन केस में आपको स्पेसिफिकली देखना पड़ेगा, तीन केस में आपको स्पेसिफिकली ये फर्क नहीं पड़ता कि कहां चला रहा है, बात ये है कि कौन चला रहा है। अगर वो कौन है? नॉर्मल रेसिडेंट है। कौन है? नॉर्मल रेसिडेंट मतलब भारत माँ का लाल।
कौन हो? भारत माँ का लाल। उसके लिए भी जनरल ये जो रूल बता रहा हूँ ना, मैं अभी नॉर्मल रेसिडेंट पढ़ाऊंगा ये। भारत माँ का लाल हो, अंदर हो या नहीं नहीं, यही बुलवाना था मेरे को। तुम हंस रहे, यही बुलवाना था मेरे को। ठीक है ना, भारत माँ का लाल हो, अंदर हो या सुनो ना यार, फर्क नहीं पड़ता कि वो देश के, अरे अंदर हो या बाहर हो से मतलब है कि देश के अंदर हो या देश के बाहर। नालायक हो, छपरी लोग इधर देख लो। देश के अंदर हो या देश के बाहर, बस भारत माँ का लाल हो। बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, फिर वो चाहे रशिया में चलाए, चाहे पर्शिया में चलाए, चाहे जापान में चलाए, कनाडा में चलाए, कहीं पे चलाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ो ना, सुनो। ए देखो अभी, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय, मतलब शिप और एयरक्राफ्ट उनका मालिक और उसे चलाता कौन है? नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट बोले तो भारत माँ का लाल। ठीक है ना, लाल पीला हरा जो भी आप बोलो। ठीक है, बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, अब वो फर्क नहीं पड़ेगा वो दो और जब दो से ज्यादा कंट्री कौन है, कोई भी हो सकती है। एग्जांपल पढ़ो जल्दी से, जल्दी पढ़ो सारे बच्चे। आया समझ में? उधर पीछे कृष्णा, वर्मा जी, आने लग रहा। आयुष तुम आए थे ना कल या नहीं आए थे? आए थे ना? तुम्हें आ रहा है समझ में? इधर भाई आगे, जैन साहब, तुम्हें आ रहा है समझ में? मान ली। चलो चले क्या आगे? नेक्स्ट है बच्चों, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग। यार बातें मत करो, कृष्ण मत कर यार। सुनो, फिशिंग वेसल्स क्या होते हैं? फिशिंग वेसल्स, हाँ, मछुआरा होता है। अरे ये जिन बोट्स की हेल्प से या जिन शिप्स की हेल्प से मछली पकड़ी जाती है उन्हें बोलते हैं शिपिंग वेसल। ऐसे नहीं कभी जाके कटोरी लेके पहुंच जाओ शिपिंग, वो फिशिंग वेसल। ठीक है ना, कि वो मछली पकड़ने को ही तो बर्तन होगा। नहीं नहीं, वेसल मतलब, अरे शिप का मतलब है वेसल, बोट जो भी है वो शिप जो है, तो फिशिंग वेसल होता है। कौन होता है? फिशिंग वेसल। अच्छा, दूसरा ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, मतलब जो आप एक टाइप से ड्रिलिंग करके, है ना, समुद्र में ड्रिलिंग करके और आप वहां से ऑयल निकाल रहे हो या नेचुरल गैस निकाल रहे हो, वो। और तीसरा बच्चों, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म। अब ये देखो, पहले वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है फिशिंग वेसल में। दूसरा ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, ये फिक्स होते हैं। क्या होते हैं? जहां पे आप एक पर्टिकुलर प्लेस पे क्या कर दोगे, वो फिक्स करके पूरा माहौल बनाओगे और उधर से क्या करोगे, एक्सट्रैक्ट करोगे आप अर्थ में से, अंदर से। ठीक है ना? लेकिन फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है? फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म होता है जो फिक्स नहीं होता, जो स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता, जो फ्लोट करता है। क्या करता है? मान लिया आपने अभी इधर ही इधर चेकिंग की कि भाई इधर से निकल सकता है क्या, है ना, और फिर आपने इधर से नहीं है तो फिर कहीं दूसरी जगह चेक करोगे। लेकिन जो स्ट्रक्चर जो फिक्स होता है वही होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स। लेकिन जो फ्लोट करता रहता है, ठीक है ना, उसे बोलते हैं फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म। और ये सब, हाँ, वो अलग चीज होती है भाई, वो पनडुब्बी वो अलग चीज होती है। तो एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, तो ये हो गया। ये बच्चों कहाँ पे, तीनों चीजें कहाँ पे कर रहे हैं हम? पानी में कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं? ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। ठीक है ना, अगर ये तीनों काम कौन कर रहा है? ठीक है ना, आगे बात पूरी नहीं हुई। इन द इंटरनेशनल वाटर, किस में कर रहा है? यानी कि इधर तो नीचे तो इंडियन ओशियन में, इधर बे ऑफ बंगाल में, और दूसरी तरफ अरेबियन सी में। ठीक है ना, ऐसा हमारे तो तीन साइड ही है ना इधर पानी नीचे में। तो कह रहे हैं इंटरनेशनल वाटर में अगर ये तीन काम कर रहे हैं, कौन कर रहा है? नॉर्मल रेसिडेंट कर रहा है। लेकिन ऐसे नहीं जहां मर्जी आए वहां पे भी करोगे, जितना मर्जी है उतना करोगे। आगे बोल रहा है, हाँ, वेयर दे हैव एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ ऑपरेशन, जहां तक हमारे एक्सक्लूसिव राइट्स है ना, वो काम करने के लिए जहां तक हमें परमिशन मिली है। और परमिशन बच्चों कुछ काम के लिए कितनी मिली है? 12 नॉटिकल माइल्स। सारे बच्चों को पता, गवर्नमेंट बजट में पढ़ा था हमने। कुछ काम के लिए 12 नॉटिकल माइल्स और कुछ और काम के लिए 200 नॉटिकल माइल्स तक, जिसको हम बोलते हैं EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक एक नॉटिकल माइल में कितना होता है? 1.852 किलोमीटर। बात समझ में आ रही है? सुनो, ऐसा प्रॉब्लम थी ना यहाँ पे, ये पॉइंट वो वाले हैं जहाँ पे कंफ्यूजन थी। अब कोई बंदा वाटर में क्या कर रहा है, मछली पकड़ के लेके आ रहा है, ठीक है ना। अब मान लिया वो ठाक से किसको छू के आ गया, थोड़ा कोई दूसरी बाउंड्री को छू के आ गया, श्रीलंका को मान लेते हैं,
बात समझ में आ रही है ना। और वो कॉन्टिन्यूसली वहीं पे क्या कर रहा है, उधर ही चलाता है, तो वो उनके उसमें आ रहा है, उनके जोन में आ रहा है, तो उधर की पार्ट माना जाएगा वो। लेकिन अगर तुम जाके ऐसे मतलब 15 10 15 20 किलोमीटर में क्या कर रहे हो, फिशिंग वगैरह कर रहे हो, ठीक है ना, या कुछ कामों के लिए जिन जो स्पेसिफाइड काम है उनके लिए आप 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर अगर कर रहे हो, तो भले ही आप पानी में कर रहे हो ऐसा, लेकिन वो किसका पार्ट माना जाएगा, इधर भारत का पार्ट माना जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है क्या, कोई डाउट नहीं है क्या? आगे चले क्या? अच्छा, तीसरा है बच्चों एम्बेसी, ये इसका एग्जांपल पढ़ो क्या एक बार? आ गया समझ में? तीसरा है एम्बेसीज। एम्बेसीज कौन होती है? ये डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन, कल बताया था मैंने आपको, ये कौन होते हैं? डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन। मतलब जैसे एक कंट्री की डेलीगेशन टाइप से होती है, रिप्रेजेंटेशन होती है, जो दूसरी कंट्री में जाके क्या करते हैं, वर्क करते हैं, है ना। और जो जितना भी हमारा जो दो कंट्री के बीच में जितने भी रिलेशंस होते हैं मेंटेन करके चलते हैं, वेदर वो हमारे बिजनेस रिलेशन हो, वो हमारे जियोग्राफिकल रिलेशन हो, है ना, या बाकी कोई भी हमारे किसी भी टाइप के क्या हो रिलेशन हो, वो मेंटेन करते हैं, है ना। जैसे अपने लोग तो उधर बाहर जाते हैं और बाहर वाले लोग इधर आते हैं, ठीक है। अच्छा, कॉन्सुलेट्स कौन होते हैं बच्चों? तो हाँ, ये इन्हीं की एक विंग होती है, एम्बेसी वालों की एक विंग होती है, जो किसका काम करती है, वीजा वगैरह प्रोवाइड कराने का काम करती है, या इमिग्रेशन से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उनको सॉल्व करने का काम करती है। जैसे कि बाहर के बंदे इधर आए हुए होंगे, है ना, तो वो अपनी कंट्री का वीजा वगैरह क्लियर कराते हैं, यहाँ के लोग अगर उधर जाते हैं, या हमारे बंदे बाहर गए हुए हैं तो वो उधर हमारी कंट्री के लिए प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मिलिट्री यानी कि दूसरी आर्मी वाले, दूसरी कंट्री की आर्मी वाले, दूसरी कंट्री की या हमारी कंट्री की, दूसरी कंट्री की नहीं, हमारी कंट्री की, मैंने गलत बोला, ठीक है ना। हमारी कंट्री की आर्मी वाले कहाँ पे कहाँ पे लाई कर रहे हैं, किसी दूसरी कंट्री में लाई कर रहे हैं। जैसे मान लिया पाकिस्तान को मजा चकाना है अपने ने, ठीक है ना, तो क्या इधर चाइना में जाके हमने अपना क्या बनाया, बेस कैंप बनाया, है ना, कोई ऑपरेशन चलाने के लिए। या मान लिया जैसे वो तुम देखो ना बच्चों, वो ओसामा बिन लादेन को मारा था इधर अमेरिका ने, ठीक है ना, तो इंडिया की हेल्प ली थी। तो अब मान लिया उनकी आर्मी वाले इंडिया में आकर के कोई ऑपरेशन चला रहे हैं, तो भले ही वो हमारी टेरिटरी में है, भले ही वो हमारी टेरिटरी में, फिर भी हमारे होके ना, हमारे ना हुए, फिर पूरा बोल देना, दिल तोड़ा तो क्यों तोड़ा सुनो, तो वो हमारी टेरिटरी में होके भी हमारे नहीं है, वो किधर के है, उन्हीं की टेरिटरी के। ऐसे अगर हमारे लोग अगर इधर चाइना में जाकर के बेस कैंप लगाए हमारे आर्मी वालों ने, तो वो भले ही कहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, चाइना की टेरिटरी में, लेकिन फिर भी हमारी टेरिटरी में है। बात समझ में आ रही है आपको? हाँ तो बोल दो। एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री। ऑफ अ कंट्री का मतलब समझो जैसे भारत, लोकेटेड अब्रोड, जो कहाँ पे लोकेट कर रहे हैं। अच्छा, तुम बोलोगे यहाँ पे जनरल रूल लगेगा यहाँ पे, ऐसे फ्लो में बोलने में थोड़ा बार बार प्रॉब्लम होती है, जीआर बोल रहा हूँ, यहाँ पे जीआर लगेगा क्या है? मैंने बोला ना 3 केस में बेटा जीआर नहीं लगाने का, ये स्पेसिफिक केस है ना। ऐसे तो अगर तुम बोलोगे ना, सुनो, अगर तुम यहाँ पे जनरल रूल लगाओगे ना, जीआर लगाओगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, यहाँ पे आंसर गलत कर दोगे, आप बोलोगे ना देश देखना है ना भेष देखना है, देखना है तो ओनली। अब उसने क्वेश्चन में दिया कि इंडियन आर्मी कहाँ पे जाके काम कर रही है, चाइना की टेरिटरी में काम कर रही है, तुम बोलोगे स्पेस देखना है, तो गलत हो जाएगा आंसर। यहाँ पे 3 पॉइंट में आप स्पेसिफिकली चेक करोगे, इन पे जनरल रूल नहीं लगता। समझ में आया क्या आपको? वापस से, ए डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है पॉलिटिकल फ्रंटायर, क्या होता है? लेकिन पॉलिटिकल फ्रंटायर तो होता ही है, साथ में 3 चीजें और आती है, जल्दी से बोलो। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑन एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री बिटवीन 2 और more कंट्री। बात समझ में आई? दूसरा, फिशिंग वेसल, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म operated by normal resident of a country in the international water where they have exclusive right of control. तीसरा, embassies, consulates and military establishment of a country located abroad. समझ में आ रही है बात? अच्छा, ये 3 पॉइंट तो काउंट होंगे इसमें टेरिटरी के अंदर, कुछ पॉइंट ऐसे हैं बच्चों जो काउंट नहीं होंगे। एक बात बताओ, जब हमारे हमारे बंदे मान लिए हमारे आर्मी वाले यूएसए में जाके काम कर रहे थे, तो हम उन्हें अपनी टेरिटरी का पार्ट मान रहे थे। अब इसका वाइस वर्सा देखो कि यूएसए की टेरिटरी, यूएसए की आर्मी के बंदे हमारे टेरिटरी में आकर के काम कर रहे हैं,
हमारे एरिया में आकर के कोई तो अपने ऑपरेशन चला रहे हैं, तो क्या वो हमारे है? ये हमारे एरिया में होने के बावजूद भी हम, ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे उधर काम कर रहे थे तो हमारे है ही है, भले ही तुम्हारे यहाँ पे काम कर रहे हो, तुम्हारे भी हमारे एरिया में, ऐसा नहीं होगा भाई, ठीक है ना। उनके अगर इधर आके काम कर रहे होंगे तो वो उनके ही, हमारे नहीं है। मान लिया रशियन आर्मी के लोग अगर आके इधर काम कर रहे हैं, तो क्या वो रशियन तुम्हारे हो जाएंगे क्या? ए, कैसे हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे, नहीं होंगे बेटा। 6,000 भी देगा तो भी नहीं होंगे। 6,000 तो कह रहा है 6,000 दे देंगे, 6,000 देने के बावजूद भी नहीं होंगे बेटे, मुंह पे फेंक के मार देंगे वो। कह रहे 70 भी देगा ना तो भी नहीं। चलो, हाँ भैया जवानी में हो तुम। सुनो अभी, सुन लो, पहले वाला पॉइंट पढ़ो अभी। ये आएंगे डोमेस्टिक टेरिटरी में, नहीं आएंगे ना? अच्छा, ये सही है या बस ऐसी हवाबाजी चल रही है? जब हमारे लोग उधर जा रहे थे, हम अपना मान रहे, तो ये कैसे मनवा लेंगे हमारे वाले को? मतलब अपने वाले को हमारा कैसे मनवा लेंगे? नहीं ना, ये भले ही हमारे इधर रह के काम कर रहा है उन्हीं का ही। नेक्स्ट है बच्चों, ये अलग पॉइंट है बिल्कुल। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का अगर कोई ऑफिस हमारे टेरिटरी में, हमारे एरिया में लाई कर रहा है ना, ना वो हमारा, ना वो तो इंटरनेशनल, उस पे अलग ही उसकी मतलब उसका ट्रीटमेंट अलग ही होता है। ये हमारे टेरिटरी का पार्ट नहीं है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस अगर हमारे लैंड एरिया में क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, वो हम भले ही हमारे एरिया में हो, भले ही हमारे एरिया में हो, फिर भी हमारी टेरिटरी का पार्ट। जब अब सुनो, कंक्लूड करते बस, सुनो भाई। पहला, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है? पॉलिटिकल फ्रंटायर। पॉलिटिकल फ्रंटायर का मतलब होता है जहां तक हमारी सरकार रूल कर सकती है, पॉलिटिकल बाउंड्री, ठीक है ना। फ्रंटायर मतलब बाउंड्री, साथ में 3 पॉइंट आने वाले, 2 पॉइंट ना आने वाले, मतलब जाने वाले नहीं, ना आने वाले, ठीक है ना। 3 पॉइंट आने वाले और 2 पॉइंट ना आने वाले। बहुत सिंपल करके, पहला था मोस्ट सिंपल, शिप और एयरक्राफ्ट। दूसरा फिशिंग वेसल, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग और फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म। और तीसरा एम्बेसी। पहले पॉइंट में 2 पॉइंट है, मतलब 2 पॉइंटर्स है, दूसरे पॉइंट में 3 पॉइंटर्स है, और तीसरे पॉइंट में भी 3 पॉइंटर्स है। अब एक्सक्लूजन वाले, जो एक्सक्लूजन वाले पॉइंट है वो 2 है, उनमें वो तो एक तो रिपीट है ये वाला, वो 3 वाला एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, और एक ऑल टुगेदर डिफरेंट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये चीजें याद रखनी है। सुनो, माने, सुनो, जब जब भी बात सुन लो, जब जब भी किसकी बात होगी, शिप्स की बात होगी, जब जब भी एयरक्राफ्ट की बात होगी, फिशिंग वेसल की बात होगी, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग की बात होगी, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म की बात होगी, एम्बेसी की बात होगी, कॉन्सुलेट्स की बात होगी, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बात होगी, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात होगी, क्योंकि वो तो रिपीट आ गया ना अभी इधर यहाँ पे। जब जब ये नो केस में तो जनरल रूल आप नहीं लगाएंगे। इन नो केस को छोड़कर सारे केस में क्या लगेगा? रिलायंस का ऑफिस यूएसए में है, बताओ, बोलो। रिलायंस का ऑफिस कहाँ पे? यूएसए में। बताओ, हमारी टेरिटरी है नहीं है? नहीं है, क्योंकि जनरल रूल लगेगा ना, देश देखना है। कुल मिला के बच्चों, ये जब भी आप ये पता लगाओगे कि डोमेस्टिक टेरिटरी है या नहीं है, तो सबसे पहले ये चेक कर लेना कि जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है वो इन नो पॉइंटर्स में तो फॉल नहीं कर रहा। सुनो ना, वो इन नो पॉइंटर्स में तो फॉल नहीं कर रहा। अगर इन नो पॉइंटर्स में वो फॉल नहीं कर रहा, तो फिर उस पर क्या लगेगा? जनरल रूल। और अगर इन नो में फॉल कर रहा है, तो फिर हम देखेंगे, उसके लिए स्पेसिफिकली हमने देखा है, ठीक है ना। चलो जल्दी से बताओ। अभी आपने बोला कि अगर हमारे इधर रिलायंस का ऑफिस कहाँ पे है? यूएसए में है, तो वो हमारी टेरिटरी का पार्ट, बिकॉज इस पे जनरल रूल लग जाएगा। जनरल रूल क्या है? देखना है तो ओनली स्पेस देख, और स्पेस किसका है? यूएसए का। देश ना देखो, भेष ना देखो, कंपनी कहाँ की है, किसकी है, ये मत देखो, बस ये देखो स्पेस। स्पेस किसका है? तो हमारी टेरिटरी नहीं है। हाँ बोलो। फॉरेन बैंक चल रहा है इंडिया के अंदर, फॉरेन बैंक, ध्यान से देना आंसर। फॉरेन बैंक की एक ब्रांच है इधर, मान लिया मुजफ्फरनगर में है, तो बताओ टेरिटरी का पार्ट है या नहीं है? है या नहीं है? दो तरह की आवाज आ रही है मुझे। है।
क्यों? क्या फॉरेन बैंक उन 9 पॉइंट में कवर नहीं होगा? हमने कहा बैंक की बात करी, उन 9 पॉइंट में कवर नहीं हो रहा, 9 में कवर नहीं हो रहा तो जनरल रूल लगे, सिंपल। हाँ बोलो ना। अच्छा, फॉरेन कंट्री के कॉन्सुलेट्स इधर इंडिया में काम करते हैं, बोलो। फॉरेन कंट्री के कॉन्सुलेट्स, यूएसए के कॉन्सुलेट्स इंडिया में आ रखे हैं और इधर काम करते हैं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं? जनरल रूल नहीं लगेगा इस पे, क्योंकि ये उन 9 में से एक में फॉल कर जा रहा है। कॉन्सुलेट्स है ना, जो बाहर के कॉन्सुलेट्स इधर है, तो इसमें देखो हमारे एरिया में होने के बावजूद भी, बात समझ में आ रही है ना? हाँ बोलो ना, कोई डाउट तो नहीं है? बस बच्चों ये टॉपिक हो गया, वापस से मैंने आपको रिवीजन में पूरा इन डेप्थ कराया, ठीक है ना, ये पूरा हो गया, ये घर पे देख लेना। नेक्स्ट आज चालू करते हैं नॉर्मल रेसिडेंट। क्या चालू करते हैं? नॉर्मल रेसिडेंट्स। कल भी इस बारे में हल्की सी चर्चा हुई थी कि नॉर्मल रेसिडेंट के अंदर केवल और केवल इंडिविजुअल्स नहीं आते। कौन नहीं आते? इंडिविजुअल्स तो आते हैं, साथ में कौन भी आते हैं? इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं। यानी कि केवल जो जो नेचुरल पर्सन है ना, जो नेचुरल पर्सन है, केवल वो ही नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होते, जो आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल एंटिटी, अकाउंट्स वालों, नहीं समझता तुम्हें आर्टिफिशियल एंटिटी? आर्टिफिशियल एंटिटी का मतलब होता है जैसे कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन जो रजिस्टर्ड हो। बात समझ में आ रही है? कंपनी है, कंपनी, कंपनी क्या नेचुरल पर्सन है? क्या नेचुरल पर्सन है? क्या उसके अंदर लाइफ है? नहीं, लेकिन वो आर्टिफिशियल पर्सन है। बिकॉज आर्टिफिशियल पर्सन वो होता है जिसकी लॉ की आईज में क्या होती है? लीगल एग्जिस्टेंस होती है। क्या होती है? कंपनी इज ऑथोराइज टू डू कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन इट्स ओन। कंपनी अपने नाम में क्या कर सकती है? कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, बिकॉज वो एक आर्टिफिशियल एंटिटी है, आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या है? तुम आर्टिफिशियल हो क्या? नेचुरल है ना? हाँ बोलो ना, कोई डाउट है क्या? नेचुरल हो ना तुम तो? हाँ, चलो सुनो, ध्यान से सुनो। क्या? नहीं नहीं, अरे इधर देखो, ऐसे छेड़ो मत यार तुम बच्चों को। नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल, सुनो ना यार, टेक्निकल टॉपिक चल रहे, सुन लो। नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल। नॉर्मल रेसिडेंट एक कंट्री का कौन होता है? इंडिविजुअल भी हो सकता है और एन इंस्टीट्यूशन, कोई एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। मतलब आप और हम भी हो सकते हैं नेचुरल पर्सन, और कौन भी हो सकती है? कोई इंस्टीट्यूशन, कोई कंपनी भी हो सकती है, ठीक है ना, कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो सकती है, ठीक है, बिल्कुल। तो इंस्टीट्यूशन हो गया, कोई डाउट नहीं है। आगे और भी है, बोल रहा है हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन द कंट्री, हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन द कंट्री, हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन द कंट्री। कोई भी वो इंडिविजुअल, कोई भी वो इंस्टीट्यूशन जो आम तौर पर उस कंट्री में रहता है या रहती है। कोई भी वो इंडिविजुअल, कोई भी वो इंस्टीट्यूशन जो आम तौर पर, हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन द कंट्री। मैं तो भारत की बात करूंगा ना, हम तो भारत में है ना, हम तो भारत की बात करेंगे ना। कोई भी वो इंडिविजुअल, आप और हम, कोई भी वो इंस्टीट्यूशन, रिलायंस, टाटा, अल्ट्राटेक वगैरह, ये ठीक है ना, कोई भी वो इंस्टीट्यूशन जो आम तौर पर कहां पे रहता है या रहती है? भारत में। नमन भैया यार कैसी बात कर रहे हो आप? इंडिविजुअल की बात बोलो तो समझ में आती है हमें, इंस्टीट्यूशन कैसे रह सकता है कोई? बेटा इंस्टीट्यूशन, देखो मैं क्या है ना, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे यहाँ बहुत कम दिया हुआ है, ठीक है ना। अभी आप जब भी आप कौन पढ़ोगे ना बेटा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट पढ़ोगे, फेमा, फेमा के अंदर पीआरआई की डेफिनेशन होती है, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है ना, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। तो उसमें ना, उसमें क्या बोला गया है? उसमें ये बोला गया है कि जो इंस्टीट्यूशन है ना, इंस्टीट्यूशन, अब इंस्टीट्यूशन ये कोई ना कि इंस्टीट्यूशन ऐसा कोई ना भैया रिलायंस का ऑफिस यहाँ पे है तो हम उसे उठाकर फिर कहीं और ले जाएंगे, उधर उठा के अमेरिका ले जाएंगे, जापान में ले जाएंगे, ऐसे नहीं होता। उसका कंट्रोल देखा जाता है। क्या देखा जाता है? कंट्रोल देखा जाता है, या ओनरशिप देखी जाती है। क्या देखी जाती है? अगर दोनों में से कोई भी एक काम भारत का बंदा कर रहा है, समझो आप बात, या तो उसकी ओनरशिप
या तो उसका कंट्रोल। इन दोनों में से कोई भी एक काम अगर भारत का बंदा कर रहा है, चाहे तो कंट्रोल करे चाहे तो मैनेज करे, तो वो उस इंस्टीट्यूशन को क्या माना जाएगा? नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? अच्छा मुझे बताओ, जैसे रिलायंस के केस में तो रिलायंस ऑर्गेनाइजेशन भी कहाँ की है, उसे ऑन कौन कर रहा है? भारत का बंदा कर रहा है। कंट्रोल भी कौन कर रहा है? लेकिन बच्चों एक बात बताऊं, एक बात बताऊं, अगर 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 ऐसा फैमा के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं, अगर कोई एंटिटी कोई फॉरेन के अंदर है ना, कहाँ पे है? फॉरेन के अंदर है, और उसे कंट्रोल भारत का बंदा कर रहा है, तो भी उसे क्या माना जाएगा? नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा। ये तो मैं आपको चीजें सब एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, आपके सिलेबस के लिए इतना ज्यादा जरूरी नहीं है ना। और मैं बस सुनने के लिए अच्छा था बच्चों। अगर आप बोलोगे ना, मैं इस पे कम से कम 5 क्लास लगा सकता हूँ, बहुत टेक्निकल है, बहुत टेक्निकल है, जरूरत नहीं है उतना। अल्टीमेटली जो तुम्हारे लिए जरूरत है इस टाइम पे, तुम उससे भी कंफ्यूज हो जाओगे। ये बहुत टॉपिक क्या हो जाएगा, टेक्निकल हो जाएगा। मैं अपनी टेक्निकलिटीज में आपको नहीं लेके जाना चाहता। नमन भैया क्यों नहीं लेके जाना चाहते? बेटा बारिश धीरे धीरे होती है ना, तो फसल होएगी, और बारिश अगर मूसलाधार हो जाए ना, तो जो आपने बोया था ना, वो मिट्टी भी कट जाएगी, और जो एक्चुअल में जो ग्रो होना चाहिए था वो भी नहीं ग्रो होगा। समझे ना? इसलिए, क्योंकि बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी। हाँ जी, कुछ पूछ रहे हो आप? हाँ हाँ, वो मैं अभी काउंट करूंगा, वो अलग मेरे को कवर करना है। ठीक है, सुनो वापस से बच्चों। नॉर्मल रेसिडेंट कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। क्या भैया मतलब दोनों होने जरूरी है क्या? अरे यार दोनों कोई कैसे हो सकता है? तुम इंडिविजुअल हो, तुम इंस्टीट्यूशन कैसे हो सकते हो? बीच में क्या लिखा हुआ है बच्चों वहां पे? और लिखा हुआ है, या तो ये हो या तो ये। इंडिविजुअल भी हो सकता है या इंस्टीट्यूशन। आमतौर पर जो कहाँ पे रहता हो, उस कंट्री में रहता हो। नमन भैया फिर यार इंडिविजुअल के लिए तो बता दिया तुमने, अरे बोला तो इंस्टीट्यूशन के लिए भी अभी। उसके लिए ऐसे नहीं देखा जाता, उसके लिए देखा जाता कि कंट्रोल, कंट्रोल कौन कर रहा है। लेकिन अभी क्या लिखा हुआ है बच्चों? एंड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एंड लिखा हुआ है। एंड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एंड। ठीक है ना? वो रहता तो हो साथ में, whose सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट आल्सो लाइज इन दैट कंट्री। उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है ना, वो भी उसी कंट्री में लाई करना चाहिए। अब यहाँ पे वो बहुत ज्यादा, मैं इसलिए तो लेकिन जाना चाहता हूँ आपको फैमा की डेफिनेशन में, वो बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाएगा। बिकॉज उसमें बहुत सारे डाउट्स आएंगे फिर आपको, कि भैया वो वहां पे है, कंट्रोल यहाँ से हो रहा है ना, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट वगैरह, वो सारी चीजें उनको अभी साइड कर दो, तो जरूरत नहीं है। वापस से बोलता हूँ, जल्दी आप बोलो। नॉर्मल रेसिडेंट कौन हो सकता है? इंडिविजुअल हो सकता है, इंस्टीट्यूशन हो सकता है, जो आमतौर पर उस कंट्री में रहता हो। भैया कौन सी कंट्री की बात में यार, हद कर रहे हो यार आप। मैं तो किसकी बात करूंगा ना, मैं भारत की बात कर रहा हूं, जो आमतौर पर भारत में रहता है। किस में रहता है? नमन भैया अगर आप ये डेफिनेशन किसी और कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे होते, तो फिर हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते, लेकिन नहीं देखने का, अभी हम भारत में, तो हम भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। वापस से बोलो, नॉर्मल रेसिडेंट या तो कोई इंडिविजुअल हो सकता है, या तो कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, जो आमतौर पर भारत में रहता है। नाम तो नहीं लिखा कंट्री का, लेकिन मैं उसी की बात कर रहा हूँ, भारत की बात कर रहा हूँ। हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन द कंट्री, जो आमतौर पर कंट्री के अंदर रहता है। एंड और साथ में उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है ना, वो भी कहाँ पे लाई करता है? उसी कंट्री में लाई करता है जिसमें वो रहता है। भैया ये जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, ये क्या होता है? बेटा इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है कि आपने आपकी सारी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज उधर ही रह करके परफॉर्म की हो, कमाया खाया आपने उधर ही। आप मुझे बताओ, आपके पापा लोग, आप लोग इधर ही कमाते हो, इधर ही खाते हो ना, मतलब कंजप्शन भी इधर करते हो, एक्सपेंडिचर भी इधर करते हो, इनकम भी इधर से जनरेट करते हो, सेविंग भी इधर करते हो। जितनी भी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, वो सब लोग, सारी एक्टिविटीज आप लोग यहीं पे तो परफॉर्म करते हो। आप रहते भी यहीं पे हो, और आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी कहां पे लाई करता है? इसी कंट्री में लाई करता है। फर्दर इसने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को फिर डिफाइन किया है कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, और उसमें ना इसने एक कंडीशन फिर रिपीट कर दी, जो ये पहले वाली है। ये ऐसे बनाए, ये वाला। वापस से मैं केवल अभी इतनी बात कर रहा हूँ, फिर आगे चल रहा हूँ, ठीक है ना? नमन भैया यार इस बार देखो, हम अच्छा नहीं हुआ, तुमने बार बार रिपीट करोगे। बेटा दो टॉपिक है, डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉर्मल रेसिडेंट, सबसे टेक्निकल टॉपिक है इस चैप्टर के, उसके बाद कुछ नहीं है। बार बार बोलूंगा नहीं मैं आपको, है ना? ऐसा मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, तो गुस्सा मत करना, मेरे को सुन लो अभी।
ठीक है ना, बार बार आपके माइंड में आएगा तो हो जाएगा, सेट हो जाएगा, डाउट्स भी रहेंगे तो आप वो भी पूछ लोगे। वापस से नॉर्मल रेसिडेंट, सारे बच्चे बोलो, नॉर्मल रेसिडेंट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन who ordinarily resides in the country and whose center of economic interest also lies in that country. कोई डाउट? अच्छा, अभी सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है ये सुन लो। ये बोल रहे हैं सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट मींस द रेसिडेंट लिव्स और इज लोकेटेड। अभी सुनो ना, अभी सुनो ना, अभी थोड़ा सा उसने क्लैरिफाई किया है, हल्का सा उसने क्लैरिफाई किया है। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब है कि वो जो रेसिडेंट है या तो वो रहता हो, या तो वेरी गुड, या तो वो रहता हो या वो लोकेट करता हो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। लिव वर्ड किसके लिए यूज किया है उसने? इंडिविजुअल के लिए। और लोकेट वर्ड किसके लिए यूज किया है? बच्चे रट लेते हैं, पता नहीं क्या रट लेते हैं ऐसे, लेकिन तुम खुद सोचो कि इसने ऐसे ऐसे वर्ड क्यों यूज किए। लिव वर्ड यूज किया इंडिविजुअल के लिए। नमन भाई यहाँ तो लिखा नहीं, अबे सारी चीज कोई लिख के मिलेगी, तुम खुद सोचो ना राजा बाबू, ऐसे कोई ना बात बनेगी, सोचना तो पड़ेगा। तो कह रहे कि लिव वर्ड यूज किया किसके लिए? इंडिविजुअल के लिए। और किसके लोकेट वर्ड यूज किया है? इंस्टीट्यूशन के लिए। वो रहना चाहिए या लोकेट करना चाहिए कहां पे? विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। किसके अंदर? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। बच्चों आपके लिए नॉर्मल रेसिडेंट की डेफिनेशन बहुत डिस्काउंट करके लिखी है। मैं अगर उसकी डेफिनेशन में आ जाऊंगा ना बहुत ज्यादा, जो फैमा ने दी है डेफिनेशन, है ना, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ने, उसकी डेफिनेशन बिल्कुल अलग ही है, उसमें वो भी कवर हो जाएगा। देखो ये तो बोल रहा है कि वो जो इंस्टीट्यूशन है वो लोकेट करना चाहिए कहां पे? टेरिटरी में। कहां पे लोकेट करना चाहिए? टेरिटरी में। लेकिन फैमा ने जो कवर किया ना नॉर्मल रेसिडेंट की डेफिनेशन, उसने बोला अगर कोई बाहर भी है ना कोई इंस्टीट्यूशन, और उसे कंट्रोल कहां से किया जा रहा है? भारत से कंट्रोल किया जा रहा है, या उसकी ओनरशिप, उसकी जो ओनरशिप है वो भारत के बंदे के पास है, तो भी उसे भी क्या मान लेंगे? उस ब्रांच को, उस फॉरेन ऑपरेशन को भी, उस डिवीजन को भी हम क्या मान लेंगे? पीआरआई मान लेंगे, नॉर्मल रेसिडेंट मान लेंगे, पर्सन रेसिडेंट ही नहीं। हाँ बोलो ना, वो बिल्कुल अलग है, उसमें नहीं जाने का। इतनी बातें समझ में आ रही है आपको? ये बोल रहे हैं। अच्छा फिर वापस से देखो बच्चों, क्या इसने ऐसा नहीं लग रहा आपको कि जो ये वाली जो कंडीशन है वो वापस से सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट में दोबारा से रिपीट हुई है? उसने क्या बोला? नॉर्मल रेसिडेंट एक इंडिविजुअल होता है या एक इंस्टीट्यूशन हो सकता है जो आमतौर पर उस कंट्री में रहता है और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उधर ही लाई करता है। फिर उसने बोला सेंटर ऑफ इकोनॉमिक डेफिनेशन तो यहाँ पे खत्म हो गई बच्चे, कहाँ पे खत्म हो गई? यहाँ पे खत्म हो गई। अब ये जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है ना, इसका मीनिंग बता रहा है सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब है कि वो जो रेसिडेंट है वो रहता हो वहां पे और या लोकेट करता हो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लग रहा कि ये इसी को इसने क्या किया है? रिपीट किया है। हल्का सा बस बोलो तो ज्यादा से ज्यादा ये बोल सकते हो कि इसने खोल के बताया कि विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। और साथ में क्या होना चाहिए? एंड द रेसिडेंट, वो जो रेसिडेंट है, वो जो बंदा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, कैरीज आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो अपनी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी कि कंजप्शन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इनकम जनरेशन, तो ये सारी चीजें जो हम किसमें पढ़ के आए, सीआई और वो सारी पढ़ के आए ना, ठीक है ना, वो सारी एक्टिविटीज बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अर्निंग, स्पेंडिंग एंड सेविंग फ्रॉम दैट लोकेशन, वो उसी लोकेशन से करता हूं। मान लिया, सुनो, आप रहते तो यहाँ पे हो, आप रहते तो यहाँ पे हो, सारा खर्ची करते हो जाके दूसरी कंट्री में, तो बताओ आप नॉर्मल रेसिडेंट हो क्या? क्यों नहीं हो भाई? तुम ना, एक तो तुमने सेटिस्फाई कर दिया, तुम आमतौर पर रह तो रहे हो यहाँ पे, लेकिन तुम्हारा सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ पे लाई नहीं कर, इधर से पैसा बनाते हो उधर भाग जाते हो, उधर जाके मौज मस्ती करते हो। बात समझ में आ रही? तो नॉर्मल रेसिडेंट, भारत माँ के लाल कैसे हो सकते हो तुम? भारत माँ के लाल कैसे हो सकते हो तुम? ठीक है ना, भारत माँ के लाल तो तभी होगे जब तुम आमतौर पर यहाँ रहते भी हो और यहीं यहाँ पे खर्च करते भी हो। तुम्हारे यहाँ बहुत सिंपल है, यहाँ पे तो उन्होंने हद बोल देंगे एक साल को, कुछ पॉइंटर्स आगे आएंगे, एक साल को बोल देंगे। एक्चुअल में जब आप इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ोगे या फैमा पढ़ोगे, तो वहां पे वो बोलता है कि बंदा 182 दिन से ज्यादा रहा हो, 182 डेज की कंडीशन है। मैं आपको उनमें उलझाना नहीं चाहता हूँ।
अगर मैं उन चीजों में निकल जाऊंगा ना बच्चों, तो बहुत ज्यादा अननेसेसरली इसी टॉपिक को हम 10 दिन तक स्ट्रेच कर देंगे, और आना जाना कुछ है नहीं है, उल्टा कंफ्यूज हो जाओगे आप। ठीक है ना। अगर आप, मैंने फिर बता क्यों रहे हो, छेड़ी क्यों तुमने बात, छेड़ी इसलिए बिकॉज अगर आप सीखना चाहते हो अपने एंड से, तो आप नोट कर लो, अपने घर पे जाके देख सकते हो कि भाई इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग रेसिडेंट की डेफिनेशन क्या होती है, फैमा के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या होती है। तुम्हारे यहाँ पे कोई एक्ट की डेफिनेशन नहीं है, उन्होंने अपने मन से सिंपल दी है बस आपको, जस्ट हल्का सा टच देने के लिए। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो इसलिए है, शायद इसलिए यहाँ पे सिखा रहे ताकि आप इस लायक बन जाओ कि जब भी आपको इनकम टैक्स की डेफिनेशन फेंक के मारी जाए ना आपके मुंह पे, या फैमा की डेफिनेशन फेंक के मारी जाए आगे आपके मुंह पे, तो आप उसे संभाल लो कि हाँ यार कुछ तो बेसिक्स इसके हमने पढ़े हैं। ठीक है ना। उसके आगे की बात उधर चलेगी। फाइनली आप पूरा बोलोगे क्या एक बारी, है ना। चलो, नॉर्मल रेसिडेंट मींस, बोलो। हाँ, it can be an individual or an institution who ordinarily resides in the country and whose center of economic interest also lies in that country. अब center of economic interest का मतलब क्या है? The resident lives or located within the domestic territory of a country, and he carries out the basic economic activities from that location. वो उसमें एग्जांपल लिख सकते हो, स्पेंडिंग, अर्निंग, कंजप्शन वगैरह वगैरह। यस और नो। नॉर्मल रेसिडेंट में कोई डाउट है क्या? जल्दी से बोलो, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है? बोलो, बोलो ना। इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट, बोलो बोलो बोलो। हाँ जी, डोमेस्टिक टेरिटरी, simple, it is a political frontier of a country, however it also includes, नॉर्मल करके बोलो, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, दूसरा फिशिंग वेसल, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, तीसरा एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, है ना। इट शुड नॉट इंक्लूड, फर्स्ट वन इज वही, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, कौन से वाले, कौन से वाले, और फॉरेन कंट्री लोकेटेड इन इंडिया। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, कभी उधर का इधर लगा दो, इधर का उधर लगा दो। ठीक है ना, तार गलत मत जोड़ देना, ब्लास्ट हो जाएगा कभी। हाँ, नेक्स्ट क्या है, हाँ शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसी के साथ साथ हमारे दो टॉपिक क्या होते हैं बच्चों, पूरे होते हैं। नहीं नहीं, अभी पिक्चर बाकी है। हाँ, कुछ क्लैरिफिकेशन तो इधर भी देने पड़ेंगे ना। नॉर्मल रेसिडेंट की हमने डेफिनेशन पढ़ ली, नॉर्मल रेसिडेंट की हमने डेफिनेशन। अब कुछ पॉइंटर्स ऐसे आएंगे जहां पे आपको डाउट रह सकता है। तुम बोलोगे अरे नमन भैया वो आते हैं ना उधर फिरंगी घूमने के लिए आते हैं इधर, आती है, आए नहीं, तूने चेंज कर दिया शब्द। और ओ सुनो 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 सुनो, ठीक है, आती है लेकिन जाने का नहीं, इधर देख लो बस। सुनो, अभी बात करते हैं, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, फॉलोइंग, सुनो, फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड। क्या बोला? फॉलोइंग आर नॉट, उधर तो बोल रहा था इंक्लूड, उधर तो इंक्लूजन की लिस्ट दी थी, और जो एक्सक्लूजन की लिस्ट थी वो बाद में दी थी, उसने 2 पॉइंटर दी थी। इधर सीधा ही क्या फेंक के मारी है, इसे नेगेटिव लिस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेगेटिव लिस्ट का मतलब होता है कि जो चीज इसमें नहीं आएगी। ठीक है ना। तो फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड अंडर कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट। ये देखो चिंटी, अरे वाह, अरे देखो तो, देखो तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, पता नहीं क्या बोला, मुझे खुद ही नहीं समझा क्या बोला इसने, अभी भी नहीं समझा। चलो देखो, फॉरेन टूरिस्ट, अब तुझे बताएंगे क्या हम कि किसका फोटो खींचा। चलो चलो खींचा, व्हाट नेक्स्ट। नहीं नहीं, बस फोटो खींच रही है, इधर देख ले, इसके बगल में टैक्स लिखा है, उस पर तो ध्यान नहीं गया, नलायको। क्या यार छेड़ रहा है, बताओ सुबह से। फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स, अच्छा टूरिस्ट और विजिटर में क्या फर्क होगा? हाँ जी, देखने यार, घूमने, अरे ये काफी इंटरेस्टिंग है।
हाँ हाँ, कोई बिजनेस पर्पज से भी हो सकता है, कोई और अदर पर्पज हो। मान लिया ऐसा है उसे कुछ अपने घर पे आना था तो विजिट करके, हाँ कोई पर्सनल उसका काम था तो वो विजिटर होगा। तुम्हें क्या लगता है ये लोगों को नॉर्मल रेसिडेंट में मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? क्यों नहीं मानना चाहिए? अरे वो चिंटी आई है ताजमहल देख के और बाकी देख करके चली जाएगी। हाँ बोलो ना। ठीक है ना, तो ये देखो, फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स हु विजिट अ कंट्री फॉर रिक्रिएशन। किसके लिए? रिक्रिएशन बोले तो? हाँ दोबारा से, अबे कुछ भी। रिक्रिएशन, वो देखो ये बोला अपनी ताकत दिखाने के लिए। छपरी चल, अब, गंदा बच्चा। रिक्रिएशन, पारस, रिक्रिएशन क्या करने के लिए? देखो वो अपनी वो अलग ही लॉ मेकर बने हुए उधर पीछे, अपनी इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं, उधर बता रहा है साइड से, कह रहे ये बोल दे ये। अबे रिक्रिएशन मतलब मजे के लिए छपरी लोगों, दोबारा करने के लिए। रिक्रिएशन होता है वो मजे के लिए आए हैं। सुनो, फॉरेन टूरिस्ट या कोई विजिटर आया है हु विजिट अ कंट्री फॉर रिक्रिएशन। सुनो, विजिटर के साथ मत जोड़ देना, विजिटर वो उसके लिए, टूरिस्ट के लिए, ठीक है ना। फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर हु विजिट अ कंट्री फॉर रिक्रिएशन, किसके लिए आया है? रिक्रिएशन के लिए। या कोई विजिटर आया है किसके लिए? हॉलिडे के लिए। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी तो आ सकता है कोई, है ना, मेडिकल ट्रीटमेंट, या स्टडी के लिए आ सकता है, स्पोर्ट्स। अरे आते नहीं क्या वो इधर, क्रिस गेल इधर आता है। हाँ बोलो ना, देखो हंस रहा है। बेटे तेरा वाहियात बनाने के इधर देख ले। सुन, तो हाँ ये भी तो, ये लोग भी G20 के लिए आए है ना, तो क्या इधर ये बसने के लिए आए क्या ये? नहीं ना, आगे चले गए, विजिट करके चले गए, ठीक है ना। तो स्पोर्ट्स के लिए, कॉन्फ्रेंसिस के लिए आए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये लोग आने चाहिए नॉर्मल रेसिडेंट में, नहीं आने चाहिए? नहीं आएंगे ये, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज। अब ध्यान से सुन लो, ये पॉइंट क्या हो रहा है, ये टेरिटरी वाला पॉइंट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, सुन लो, हाँ तेरा भी डाउट आ जाएगा इसमें। फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, देखो ध्यान से सुनो, कि उस वाले में जब हम डोमेस्टिक टेरिटरी पढ़ रहे थे और इधर पढ़ रहे हैं, उधर पढ़ रहे थे डोमेस्टिक टेरिटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इधर पढ़ रहे थे नॉर्मल रेसिडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। कह रहे हैं जो फॉरेन स्टाफ है ना एम्बेसी वालों का, ये जो उनमें वहां पे जो ऑफिशियल्स काम करते हैं, जो डिप्लोमेट्स है, मतलब ये अलग अलग रैंक होती है ऑफिसर्स की, जो एम्बेसी वाले ऑफिशियल्स हो गए, डिप्लोमेट्स हो गए, जैसे उधर कॉन्सुलेट्स बताया मैंने कि उनकी एक अलग विंग होती है, एंड मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस, मतलब मिलिट्री वाले, ठीक है ना, ऑफ अ फॉरेन कंट्री। ध्यान से सुनना, फॉरेन कंट्री के जो एम्बेसी वाले हैं, या डिप्लोमेट्स है, ऑफिशियल्स है, या उनकी आर्मी वाले हैं, लोकेटेड इन द गिवन कंट्री, अगर वो हमारी कंट्री में लोकेट कर रहे हैं, अगर वो हमारी कंट्री में, उन्हें टेरिटरी में भी नहीं माना था, उन्हें नॉर्मल रेसिडेंट भी नहीं मानेंगे। क्या भी नहीं मानेंगे? नॉर्मल रेसिडेंट भी नहीं। बात समझ में आ रही है? हाँ बोलो ना, कोई डाउट तो नहीं है? आगे नेक्स्ट है बच्चों, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। क्या है वो? लाइक यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ एक्सेट्रा आर नॉट कंसिडर्ड एज नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इन विच दे ऑपरेट। ये उस कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं माने जाएंगे जिसमें वो ऑपरेट कर रहे हैं। वापस से वही वाली बात, ये ना तो ये टेरिटरी का पार्ट होंगे हमारी, और ना ही ये हमारे नॉर्मल रेसिडेंट, ये हमारे हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। क्योंकि ये ऑलरेडी ये कमिटेड है ना, ये ऑलरेडी किसी और के हो चुके हैं। हम हमारे कैसे होंगे ये जब किसी और के हो चुके हैं, है ना। चीटिंग करोगे तो बात अलग है। दे आर ट्रीटेड एज नॉर्मल रेसिडेंट, सुनो ना, दे आर कंसिडर्ड एज नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एरियाज। ये किसके है बोलो? ना ये हमारे, ना ये तुम्हारे, ये किसके है? ये इंटरनेशनल एरिया के रेसिडेंट है। किसके एरिया? कौन से एरिया के? इंटरनेशनल एरिया के रेसिडेंट है। कोई डाउट है क्या? नहीं। वापस से, कितने पॉइंट बताए मैंने अभी तक आपको? 3। पहला टूरिस्ट और विजिटर, दूसरा एम्बेसी और आर्मी वाले,
ठीक है ना, ये सेम पॉइंट है जो उधर था, उधर लेकिन टेरिटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे, यहाँ पे नॉर्मल रेसिडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरा क्या है, ना ये टेरिटरी में आते, ना ये नॉर्मल रेसिडेंट में आएंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये कहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट है, इंटरनेशनल एरिया के। नेक्स्ट है, इसे ध्यान से सुनना बच्चों, सुन लो भाई, एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। एक तो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कौन है, और एक उनके अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज, जो लोग उनके अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है ना। दे आर कंसिडर्ड एज रेसिडेंट ऑफ द कंट्रीज टू विच दे बिलोंग। ये उस कंट्री के रेसिडेंट माने जाएंगे जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं। मान लिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ का ऑफिस मान लिया भारत में, कहाँ पे है, भारत में। और भारत में वो डब्ल्यूटीओ के ऑफिस में बंदा आके यूएसए से काम कर रहा है। कहाँ से काम कर रहा है, तो बताओ वो क्या भारत का रेसिडेंट है क्या, नहीं, वो कहाँ का है, यूएसए का रेसिडेंट है। कहाँ का रेसिडेंट है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, अभी आगे आएगा, देखो पहले ये पढ़ लो। अच्छा सुनो, इसमें तुम्हें ये डाउट रह सकता है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो तो कहाँ के रेसिडेंट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी इंटरनेशनल एरिया के, किसके, इंटरनेशनल एरिया। तुम्हें लगेगा कि उनके अंदर जो एम्प्लॉइज है वो भी कहाँ के होंगे, इंटरनेशनल एरिया के ना, उसके लिए नहीं, वो वहां के होंगे जहाँ के वो है, जहाँ से वो बिलोंग करते हैं। ऐसा लिखा है देखो, दे आर कंसिडर्ड एज रेसिडेंट ऑफ द कंट्रीज टू विच दे बिलोंग एंड नॉट ऑफ द इंटरनेशनल एरिया। फॉर एग्जाम्पल, एन अमेरिकन वर्किंग इन द यूएनओ ऑफिस लोकेटेड इन इंडिया विल बी ट्रीटेड एज अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, नॉट इंडिया। समझ में आई बात। हाउएवर, नोट में देखो क्या लिखा है, अगर उसे, उस एम्प्लॉय को काम करते हुए उस ऑफिस में, यूएनओ का ऑफिस कहां पे है, भारत में है, और वो अमेरिका का बंदा किस में काम कर रहा है, यूएनओ के भारत वाले ऑफिस में क्या कर रहा है, काम कर रहा है, तो कहां का रेसिडेंट माना जाएगा, जनरल, वो जहां से वो बिलोंग करता है। लेकिन अगर उसे उस ऑफिस में काम करते हुए 1 साल से ज्यादा हो गया, तो इस बार वो, हम उसे अपना बना लेंगे, वो भारत माँ का लाल हो जाएगा। किसका लाल हो जाएगा, पहले तो लाल ही था, ठीक है ना, पीला लाल हरा जो भी है वो सब कुछ कर देंगे हम। हाँ बोलो ना, अब अपना बना भाई, 1 साल हो गया हमारे यहाँ रहते हुए, अब तू 1 साल में भी अपना नहीं बना तो फिर क्या ही बनाया हमने। हाँ बोलो ना, तो देखो, हाउएवर इफ द एम्प्लॉइज आर वर्किंग फॉर मोर देन 1 ईयर, अगर वो एम्प्लॉय, वही एम्प्लॉय जो किसी दूसरी कंट्री से बिलोंग करता है लेकिन यूएनओ के या किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के इंडिया वाले ऑफिस में काम करता है, अगर उसे काम करते हुए 1 साल से ज्यादा हो गया इन सच इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, देन दे बिकम द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तो ये उस कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट हो जाएगा इन विच सच इंस्टीट्यूशंस आर लोकेटेड, जिस कंट्री में वो ऑफिस लोकेट करता है। पढ़ना, इट मींस इन द अबव एग्जांपल, ऊपर वाले एग्जांपल में, इफ द अमेरिकन इज वर्किंग इन द यूएनओ ऑफिस इन इंडिया फॉर मोर देन 1 ईयर, देन ही विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कोई डाउट है। अच्छा नेक्स्ट है बच्चों, क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स। क्रू मेंबर समझते हो, आर्मी वाले तो ऊपर कवर कर ली, लेकिन ये क्रू मेंबर अलग होते हैं। ये कौन होते हैं, जो जैसे अपने इंडिया की नेवी होती है ना, नेवी, ऐसे फॉरेन वाले क्रू मेंबर, जो क्रू मेंबर होते हैं फॉरेन वेसल के, ठीक है ना, जो फॉरेन की नेवी वाले होते हैं, या जो कमर्शियल ट्रैवलर होते हैं, जो कोई बिजनेस के पर्पज से आए, किसके पर्पज से आए, एंड सीजनल वर्कर, या कोई सीजनल वर्क, या कोई एग्जीबिशन लगाने के लिए आया, किसके लिए आया, मान लिया भारत में कोई एग्जीबिशन लग रही है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन वो भी कंसिडर करेंगे, अगर कोई एग्जीबिशन लगाने के लिए आया, आके लगा करके चला गया, तो बताओ हमारा है वो, नहीं, तो वो बोल रहे हैं प्रोवाइडेड, लेकिन बशर्ते उसका जो स्टे है ना बच्चों 1 साल से कम होना चाहिए। अगर मान लो कोई बिजनेस करने के लिए आया है, ये है ना, और वो 1 साल से ज्यादा उसे हो गया, देन फिर हम उसे कवर नहीं करेंगे, कर लेंगे, भारत का रेसिडेंट में कवर कर लेंगे, तो वो भारत का क्या हो जाएगा, रेसिडेंट हो जाएगा। बात समझ में है। ये देखो एग्जाम्पल क्या दे रहा है, ठीक है ना, कह रहा है कि वो सीमा हैदर को बोल रहा है, ठीक है ना, नहीं है कहाँ, बना लेंगे अभी कहाँ 1 साल में। चलो सुनो बच्चों, तो कह रहे हैं कि क्रू मेंबर्स जो है फॉरेन वेसल्स की, मतलब नेवी वाले, फॉरेन नेवी वाले, या जो कमर्शियल ट्रैवलर है, मतलब जो बिजनेस के पर्पज से आया है, बशर्ते ध्यान रखना 1 साल से काम के लिए आया हो, 1 साल से ज्यादा भी तू इधर धंधा कर रहा है तो फिर भी फिर तो हमारा ही हो जाएगा भाई, तू इधर आके तुम्हारी बैंड बजा रहा है, फिर भी नहीं मानेंगे तेरे को हम अपना, ठीक है। और जो सीजनल वर्क, बस सीजनल होना चाहिए, परमानेंट नहीं होना चाहिए।
प्रोवाइडेड देयर स्टे इज लेस देन 1 ईयर। जो चीज मैंने ऊपर इधर आपको डिटेल में बताई उसको बस यहाँ पे खत्म कर दिया, प्रोवाइडेड देयर स्टे इज लेस देन 1 ईयर। 1 साल से अगर ये कौन है ना, सुनो, अगर फॉरेन वेसल्स वाले और ये मतलब क्रू मेंबर, कमर्शियल ट्रैवलर और सीजनल वर्कर 1 साल से ज्यादा के लिए अगर भारत में रहे ना तो हमारे ही हो जाएंगे फिर ये। नेक्स्ट है, अरे ये देखो कितना है, समझो, ये देखो इधर ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है और अपन लोग ऐसा आते हैं, मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए, देखो मैं भैया ये डर लगता है, बिना वीजा के आ रहे थे ना काम करने के लिए उधर, कहाँ भाई, भाई साहब हम काम करने के लिए जाते हैं उधर, ठीक है ना रेगुलर बेसिस पे जाते हैं। किस पे जाते हैं? रेगुलर बेसिस पे। सुनो ना, अरे पहले भी ये बातचीत हुई है हमारी, काम किधर करते हैं हम? बोलो ना, काम किधर करते हैं? उधर बॉर्डर के पार, और वापस से आ जाते कहाँ पे? तो बताओ किधर किधर का मानना चाहिए, बोलो ना, जल्दी से बोलो किधर का मानना चाहिए? जहां से हम बिलोंग करते हैं, ना कि जहाँ पे हम अबे डेली बेसिस पे जाते हैं, आ जाते हैं, जाते सुबह को जाते शाम को जाते, भैया ऐसे कैसे? अबे बॉर्डर के उधर ही रहते बिल्कुल, ठीक है ना। बॉर्डर देखो, मैंने देखो ना बिल्कुल यहीं पे रहता था बॉर्डर पे, ठीक है ना। तुम भैया तुम धमकाओगे तो हम पीछे आ जाएंगे, तुम बोलोगे तो हम आ जाएंगे, नहीं बोलेगे तो हम बाहर चले जाएंगे। बॉर्डर वर्कर्स हु लिव नियर द इंटरनेशनल बॉर्डर। सुनो, जो बॉर्डर वर्कर होते हैं, अरे छपरी लोगों इधर देख लो भाई, मेरा एक पैर आगे रखा था, एक पैर पीछे था कबड्डी कोई ना खेल रहे हैं यहाँ पे, अब मेरे को एक मैंने आगे रखा तो पीछे तो आना पड़ेगा। वो कोइंसिडेंस था, उसने उसी टाइम पे बोल दिया, तुम्हें लगा कि उसके बोलने से मैं पीछे हटा, वो कोइंसिडेंस ऐसे हुआ। सुनो जल्द, अरे सुनो, टाइम हो रहा है यार, कर लो इसे, रैप अप कर लो टॉपिक को। बॉर्डर वर्कर्स हु लिव नियर द इंटरनेशनल बॉर्डर, जो बॉर्डर वर्कर होते हैं और इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास रहते हैं, एंड क्रॉस द बॉर्डर रेगुलरली, और बॉर्डर को क्या करते हैं? रेगुलरली क्रॉस करते हैं, टू वर्क इन अदर कंट्री, काम करने के लिए दूसरी कंट्री में। दे आर ट्रीटेड एज नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, वो उस कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट माने जाएंगे, वेयर दे लिव, जहां पे वो रहते हैं, एंड नॉट वेयर दे वर्क, ना कि वहां पे जहां पे वो काम करते हैं। बात समझ में आई? इसी के साथ साथ बच्चों ये वाला टॉपिक हमारा पूरा हो जाए, रुको अभी चेक योर सेल्फ तो कल करेंगे हम, लेकिन फिलहाल जस्ट मेरे को बस एक बार कंक्लूड कर दो, कितने पॉइंट है? 1 2 3 4 और 5 पॉइंट है, सॉरी 6 है। कितने हैं? पहले वाले में किसकी बात करी? टूरिस्ट और विजिटर की बात करी। दूसरे में एम्बेसीज और वो डिप्लोमेट्स वगैरह, या जो आपके कौन है बेसिकली ये मिलिट्री वाले हैं, ठीक है ना। तीसरे में फिर किसकी बात करी इसने? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करी। चौथे में, चौथा आसान है, उन्हीं के एम्प्लॉइज की बात करी। पांचवें में किसकी बात करी? क्रू मेंबर की बात करी, और उसके साथ में जो कमर्शियल ट्रैवलर है, और कौन है? टूरिस्ट फिर कहां से आ जाएंगे? हाँ सुनो, तीसरा बोलो ना, इधर देखो ये लिखा हुआ है, क्रू मेंबर और सीजनल वर्कर है। कौन है? सीजनल वर्कर। तो ये पांचवे वाले पॉइंट में आ गए। और छठे में कौन है? बॉर्डर वर्कर। ये आएंगे नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, बशर्ते इनमें से कुछ पॉइंट्स में हम कौन सी वाली कंडीशन चेक करेंगे? 1 साल वाली कंडीशन। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे कल, और दोपहर में मिलते हैं बिजनेस के लिए, ठीक है ना, 2:15 से 3:15।